दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोल। आज फिनोल का एक फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिनोल के इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बनाने की विधि के बारे में, और फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का हाई क्यों होता है, या सोल्युबिलिटी फिनोल वाटर में लेस सोल्यूबल क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, फिनोल का टॉपिक 100% आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिनोल के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिनोल का इंट्रोडक्शन। फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो फिनोल के स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग होता है जिसके न्यूक्लियस पर एक OH ग्रुप अटैच होता है, तो इसे हम फिनोल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन। सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाइए। बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से अटैच हो जाएंगे। और साथ में देखिए कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पर 3 1 2 3, इस जहां पर 3 हुई है वहां पर एक बॉन्ड और लगा देंगे ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ये वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी है। इस वैलेंसी के कंप्लीट करने के बाद अब ये जो हमें स्ट्रक्चर बनी है ये पूरी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम की जगह OH ग्रुप जुड़ जाएगा। फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH होता है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के बाद, हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो फिनोल की स्ट्रक्चर में आपने यहां पर देखा कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो अपने एक हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने के बाद बनते हैं। तो यहाँ पर हमने फिनोल में क्या होगा, फिनोल में बेंजीन के न्यूक्लियस पर एक OH ग्रुप अटैच होगा। तो इस प्रकार से हमने फिनोल की स्ट्रक्चर देख ली है। अब इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि मैं फिनोल के नोमेनक्लेचर की बात करूं तो फिनोल को नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंट होने के बेस पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल में क्या होगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, जैसे ये देखिए फिनोल। सेकंड डाइहाइड्रिक फिनोल, मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोल पर अटैच होंगे, इस प्रकार से केटीचोल। ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, आप फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा, यहां पर भी अटैच हो सकता है। इसका नाम केटीचोल होगा, या आप इसे आर्थो डाइहाइड्रोक्सी फिनोल बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर पर ट्राइहाइड्रोक्सी फिनोल की बात करें तो इस पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप अटैच होते हैं। किस प्रकार से, ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर पायरोगैलोल में देख रहे हैं, इसे हम इस प्रकार से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजीन के 1 2 3, तो 1 2 3, इसका नाम ये भी हो सकता है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल। ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल, इसका नाम ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल भी हो सकता है। यहां पर मैंने सही से नहीं लिखा है तो अब मैं पहले सही से लिख लेता हूं साफ। तो यहां पर 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल, ये इसका नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। IUPAC में इसे इस प्रकार लिख देंगे 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी, लेकिन यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है इसका फिनोल है और इसका केटीचोल है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, केटीचोल भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिनोल से केटीचोल बनाओ। तो इस प्रकार से आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, फिनोल के नोमेनक्लेचर के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के प्रेजेंट होने के बेस पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। मतलब कि यदि इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर, इस फिनोल पर अगर एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाए तो आप कैसे कह सकते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल। ठीक, अगर एक और हो गया तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर फिनोल का नोमेनक्लेचर किया गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की सबसे पहला मेथड मैंने लिख दिया है
फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से किस प्रकार से आप फिनोल को बना सकते हो। देखिए आपको बुक में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि आखिर इनके बीच हुआ क्या, कैसे बन गया फिनोल, तभी आपको याद होगा, वरना आपको रटने से नहीं याद होगा। आपको करना क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि NH2 ने किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन किया और किस प्रकार से यहाँ पर बेंजोन डाइएजोनियम क्लोराइड बना और उसमें कैसे हमने H2 डालकर बॉइल करके इसे फिनोल को बनाया। अगर आपको ये मेथड पता चल जाता है कि इनके बीच कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बना। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि एनिलीन से आप फिनोल को किस प्रकार बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, BSc में आ सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि एनिलीन जो है NaNO2 से किस प्रकार से रिएक्शंस करके बेंजीन डाइऑक्सिजन क्लोराइड बनाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले NH2, सभी को पता है एनिलीन का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करने के बाद NH2 जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एनिलीन। यहाँ पर क्या होगा, NaNO2 से रिएक्शन करके HCl डालेंगे और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये बना लेगा, ये जो नाइट्रोजन एटम है, देखिए यहाँ पर सोडियम एटम, यहाँ पर सोडियम तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम यहाँ पर है और एक नाइट्रोजन एटम यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़ लेंगे और यहाँ पर जो HCl है, देखिए एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन एटम के पास से, और उसके बाद जो Cl एटम है ये इस दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ जाएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम इस प्रकार से जुड़े हैं और एक Cl एटम इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, तो ये बना लेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमें करना है, यहाँ पर H2O पानी को डालना है और उसे बॉईल करना है, मतलब उबालना है। पानी में डालकर यहाँ पर उसे बॉईल करने के बाद हमें एक फिनोल प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिनोल उसके साथ में HCl निकल जाती है और N2 बाहर निकल जाता है। कैसे, देखिए वाटर के मॉलिक्यूल किस प्रकार से ब्रेक होते हैं, H+OH-। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक, और एक H इस Cl को लेकर के निकल जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, ये OH बचेगा, ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। समझ में आया क्या होगा, देखिए फिर दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। देखिए N2 बाहर निकल जाएगा और ये जो Cl है, ये Cl इस H+ के साथ रिएक्शंस कर लेगा और HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, O2OH हाइड्रोक्सी ग्रुप बचेगा और ये जाकर के बेंजीन के न्यूक्लियस पर जुड़ जाएगा और ये जुड़ेगा तो यहाँ पर फिनोल बन जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने सेकेंड मेथड है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन के द्वारा फिनोल किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि इस रिएक्शंस को कॉपी पेन में नोट कर ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि BSc सेकेंड ईयर में भी आता है और बोर्ड लेवल पर 12th क्लास में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें यह पूछा जाता है कि क्यूमीन से फिनोल किस प्रकार से बनाओगे, या फिर क्यूमीन से फिनोल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शंस को ध्यान से देखो कि किस प्रकार से बना है, उसके बाद अब मैं बताता हूँ। देखिए क्यूमीन का फॉर्मूला जो है, क्यूमीन का जो IUPAC नेम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए आप खुद देख लें, प्रोपाइल, और यहाँ पर क्या है, कौन सा ग्रुप है, CH3 मेथिल ग्रुप, तो इल लगेगा तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन पर आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम क्यूमीन बोलते हैं। इसका क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर एडिशन का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, इस यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन किस प्रकार से जुड़ेगा, ये देखिए आपके सामने ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ गया। सब कुछ सेम है, हाइड्रोजन भी वहीं का वहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, सब कुछ सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये लीजिए, समझ गए आप। यहाँ पर क्या होगा, O2 का जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये बना लेगा क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, राइट, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। इसे बनाने के बाद अब इसे हम डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ये क्या करेगा, ये फिनोल, यहाँ फिनोल प्लस कीटोन देगा। कीटोन कौन सा, एसीटोन, क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये कैसे देता है, देखिए अब यहाँ पर इसमें इसके बीच में रिएक्शंस क्या हुई। चलिए इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके बीच में रिएक्शंस क्या हुई। ये इसके बीच में क्या करता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर CH3 निकल जाएगा बाहर। देखिए किस प्रकार से,
ये देखिए ये CH3 प्लस, अगर देखिए यहाँ पर आप खुद देखिए डबल बॉन्ड है ना, बस आप यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो आपको समझने में आसानी रह जाएगी कि यहाँ पर ये निकल चुका है। देखिए अब यहाँ से अगर इस ग्रुप को मैं अलग कर दूं तो ये एसीटोन ग्रुप अलग हो गया और बचेगा OH जो कि जाकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, राइट। ये OH ग्रुप जो है इस प्रकार से अटैच हो जाएगा जैसे इसमें अटैच है, और ये CH3 ग्रुप इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इस रिएक्शन को। चलिए अब नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार से आप फिनोल को तैयार करोगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। BSc में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डोज प्रोसेस के द्वारा फिनोल का निर्माण आप कैसे करोगे। किताब में किस प्रकार से दे देंगे, किताब में इसमें थ्योरी दे देंगे कि क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद 10% कोस्मोटिक्स soda solutions 315 degree C and under higher pressure in the presence of copper salts catalyst give sodium phenoxide which on treated with mineral salts and give phenol। अरे भाई सीधी सी बात यहाँ पर क्या है डोज प्रोसेस के अंदर, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई। बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या काम करेगा, ये इसमें दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर, और हाई प्रेशर। इस पे जो प्रेशर है, दबाव है, वो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर पर बनेगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर डाल करके क्या यहाँ पर बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड, और प्लस NaCl और H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे सोडियम फिनोक्साइड बना, लेकिन कैसे बना, देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये OH यहाँ पर एक तो सोडियम का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर दो Na आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक Na क्या करता है, इस Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा यहाँ पर एक Na, यहाँ पर एक और Na बचेगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा इस प्रकार से ONA के रूप में, ठीक। यहाँ पर एक Na यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो ऑक्सीजन एटम है वहाँ पर जुड़ जाएगा, और बाद में H2O बाहर निकल जाएगा। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि यार ऑक्सीजन एक ही है, नहीं भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है। आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, दो ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल, OH के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो लिखा हुआ है, तो दो सोडियम भी है और दो OH भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ONA तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा, NaCl पता लग गया। तो यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिनोक्साइड में करना क्या, आगे HCl डालना है। बहुत ही आसान, आगे इससे आगे बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए HCl के जो बॉन्डिंग इस प्रकार से होती है, आप सभी को पता है। ये क्या करेगा, ये जो Cl एटम है ये डायरेक्ट सोडियम से रिएक्शंस कर लेगा, देख, और बना देगा NaCl, ठीक। NaCl बनाने के बाद NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो बचा हुआ H है ये OH पे अटैच हो जाएगा, और OH पे अटैच होने के बाद यहाँ पर फिनोल बन जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये NaCl से रिएक्शंस क्यों करेगा। देखिए भाई, क्वेश्चन इसलिए रिएक्शन इसलिए करेगा क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पर ये जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। अगर हम यहाँ इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा होंगे, तो माइनस चार्ज के रूप में शो हो जाते हैं। अब ये क्या करेगा, अपने अब यहाँ पर HCl का जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। जब इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, माइनस वाले पर। तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला है ये डायरेक्ट माइनस वाले पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है इस वाले पर। और ये जो प्लस वाला है, ये वाला प्लस वाला, ये इस वाले Cl पर जुड़ जाएगा। तो प्लस माइनस आपस में जुड़ करके NaCl बना लेंगे और यहाँ पर फिनोल बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। और बाकी और भी अगर आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखना है तो बुक में सब कुछ है, बुक में जाकर देख लीजिए। मैं भी एक बुक में से पढ़ा रहा हूँ, बस ये है कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ तो लिया लेकिन आपको ये नहीं पता चलता यार कि इनके बीच में हुआ क्या। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लस चार्ज यहाँ पर आया, माइनस चार्ज यहाँ पर आया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब जाकर के प्रोडक्ट बना। तो अगर आपको यहाँ पर ये पता चल जाता है तो आप आसानी से याद कर लेते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिनोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एक सबसे पहले फिनोल एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता, और एक लिक्विड है मतलब द्रव है। और यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब एक क्रिस्टल युक्त सॉलिड है, ठोस है। और सोल्यूबिलिटी की बात करें
सोल्यूबिलिटी, अगर आप किसी चीज को पानी में डालते हैं, वाटर में अगर उसे घोलते हैं, अगर वो घुल जाता है तो वो सोल्यूबल है, और नहीं घुलता है तो वो इनसोल्यूबल है। तो इसी प्रकार से हम उसी चीज को हम इसे सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं फिनोल के सोल्यूबिलिटी के ऊपर, कि अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल है पानी में, और वाटर में अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल है और फिनोल कम सोल्यूबल है, क्यों, इसका कारण बताइए हमें। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसका कारण यही बता सकते हैं, मतलब फिनोल पानी में सोल्यूबल तो है लेकिन कम सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है, और अल्कोहल इसके कंपेयर में ज्यादा सोल्यूबल होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फॉर्म करता है। और ये यहाँ पर लेस सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक, यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही यहाँ पर एक स्टेबल सिस्टम में होता है और ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण ये लेस सोल्यूबल है। लेकिन इसका जो OH ग्रुप अटैच है वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए इस प्रकार से, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है। ज्यादा हीट दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हीट यहाँ पर जितनी इस यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ पर हाई होता है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अगर कम होता है अल्कोहल के कंपेयर में कम होता है। फर्स्टली आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन इस प्रकार की है कि अगर दो हाइड्रोजन के बीच बना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, तो आप ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यहाँ पर जानते हो कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जैसे फिनोल है, देखिए यहाँ पर अब यहाँ आप सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स को आप ले लीजिए, ये एक फिनोल है, ठीक। फिनोल के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा इस, और यहाँ पर क्या होगा फिनोल में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ अगर खींचेगा तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये, अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो वाटर का के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर जो लोन पेयर होता है, ये इसे डोनेट कर देता है थोड़ा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखेगा इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो ये इसे डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद जो लोन पेयर, जो इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। समझ गए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वाटर के मॉलिक्यूल एडजस्ट हैं। एक फिनोल का मॉलिक्यूल यहाँ पर, और ये देखिए H2O, वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रकार से, ये देखिए ये फिनोल, ये वाटर, ये फिनोल, ये वाटर। तो इस प्रकार से इनकी सोल्यूबिलिटी को दर्शाई जाती है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फिनोल जो है लेस सोल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है OH ग्रुप के कारण, और लेस सोल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि वो एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा है। एरोमेटिक ग्रुप जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके लास्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख कर जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट की, तो इस स्ट्रक्चर को पिछले वाला स्ट्रक्चर मानने की गलती मत करना, क्योंकि पिछले वाले जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इससे पहले, उसमें OH H2O के भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली OH फिनोल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। किसके द्वारा, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स के द्वारा, अंतरा अणुक बल। देखिए फ्रेंड्स, फिनोल का एक मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, ठीक। ऑक्सीजन एटम, इससे यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो फिनोल है इस पर लोन पेयर होता है, ठीक। इस ऑक्सीजन एटम पर ये इस हाइड्रोजन को यहाँ पर अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इनके बीच भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स बन जाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करना चाहेगा, हाइड्रोजन को थोड़ा सा लोन पेयर इससे इधर से शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड जो है, इनके बीच बन जाता है। अब इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण यहाँ पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पर बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 353 केल्विन, ठीक। C6H, अब यहाँ पर CH3, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 384 केल्विन, ठीक। और यहाँ पर C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की 405 केल्विन। और यहाँ पर बात करें फिनोल की, तो सबसे ज्यादा 455 केल्विन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स बनते हैं। इन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन्हें ब्रेक करने के लिए बहुत सारी हीट की आवश्यकता होती है। अब ज्यादा हीट दोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए यहाँ पर हाई होता है इन सभी के कंपेयर में।
अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है फिनोल से कम है तो वो क्यों है, या फिर C6H5CH3 की बात कर लिया, C6H5Cl की बात कर लिया, इनमें से अगर इनके कंपेयर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस प्रकार से उसका ज़्यादा है किस बॉइलिंग पॉइंट और किस प्रकार से इसका कम है, तो इस प्रकार से इसका बॉइलिंग पॉइंट है जिसे आप नोट कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट में हमने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर जो हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा, जिसके बीच इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनेंगे, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, OH ग्रुप नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। लेकिन फिर भी ये इसके यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियस पर अटैच होता है। न्यूक्लियस एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल सिस्टम होता है, अगर न्यूक्लियस पर क्लोरीन एटम अटैच है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका भी 405 तक पहुंच जाता है या फिर इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के कारण ज्यादा होता है। आप यहाँ पर बोर्ड में लिख कर आ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज इस वीडियो में इतना ही है, ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में जल्द लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।